approach for logical reasoning and verbal ability. Today we'll discuss something known as assumptions, which is a key factor as far as logical reasoning is concerned. इससे assumption से ही आपको तीन चार चीज़ें अलग समझ में आ जाएंगी. Strengthening an argument, weakening an argument, structure of an argument and the assumption questions अलग से भी आते हैं. Now अगर हम देखिए इसमें लिखा है the hidden premise method. What is an assumption? Of course an assumption is a premise बट इट इज ऑलवेज अनस्टेटेड, इसलिए हम उसको बोलते हैं हिडन प्रेमिस. तो एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, अजम्पशन कभी भी स्टेटेड नहीं होगा आर्ग्यूमेंट में, बट अजम्पशन वो वैसी एक स्टेटमेंट, वैसा एक प्रेमिस या एविडेंस या फैक्ट होगा विच नीड्स टू बी ट्रू फॉर योर कंक्लूजन टू मेक सेंस. राइट. अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपने 12 मिनट्स टू क्लैट ज्वाइन किया. You joined 12 minutes to CLAT because you want to do well in your CLAT examination. तो एक premise हो गया, you want to do well in CLAT. इसके basis पे आपने क्या किया? Conclusion, you joined 12 minutes to CLAT. अब assumption क्या हुआ यहाँ पे? Assumption is something that bridges the gap between the premise and the conclusion. Premise, you want to do well in CLAT. Conclusion, you joined 12 minutes to CLAT. बीच में क्या missing है? That 12 minutes to CLAT will help you prepare well for CLAT. ये हो गया आपका assumption. इसीलिए इसको hidden premise बोलते हैं. आगे पहले भी बता चुका हूं मैं एक बार, आगे देख लेते हैं. If I have to talk about an argument, so consider this. मान लीजिए ये एक पेड़ है. इस पेड़ को मैं बोलता हूं आर्ग्यूमेंट. पेड़ के तीन पार्ट्स हैं, द ट्रंक, द fruits and the flowers and the roots. Now all three are equally important, right? जो चीज हमें क्लियरली दिखती है उसको हम बोलते हैं प्रेमिस, फैक्ट और एविडेंस. इसके बेसिस पे आते हैं आपके फल और फूल, योर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन. राइट. अब ये कंक्लूजन के लिए आप देखो, रूट्स कभी दिखती नहीं है, हिडन प्रेमिस है ना. रूट्स कभी दिखती नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री टू स्टैंड अप. राइट. इसको हम मान लेते हैं अजम्पशन. अजम्पशन क्या होता है? हिडन, चलो हिडन की जगह इसको हम बोलते हैं अनस्टेटेड. एक ही बात है. अनस्टेटेड फैक्ट, हिडन प्रेमिस, दोनों सेम चीज हो गई. ठीक है. लेट्स पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव. लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. उससे पहले आई विल टेल यू कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. द इनविजिबल ब्रिज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. An assumption is the unstated link connecting the premise and the conclusion. Premise is nothing but an evidence or a fact, right? Gap method, spot the logical gap when the conclusion introduces a new term not found in the premise. I'll put this into perspective. Example में दिखाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको. Next we have negation trick. अब नेगेशन ट्रिक बहुत सीधी सी बात है. अगर अजम्पशन का उल्टा ले लें, इफ आई टेक द ऑपोजिट ऑफ द अजम्पशन, द आर्ग्यूमेंट इज नेगेटेड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं 12 मिनट्स टू क्लैट विल नॉट हेल्प यू डू वेल इन क्लैट एग्जामिनेशन. इट विल, ऑफ कोर्स इट विल. आई एम हियर टू हेल्प यू, वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू. बट अगर मैं बोलूं इसका उल्टा, तो आपका पूरा आर्ग्यूमेंट ही फ्लॉड हो जाएगा. मैं इसको भी दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन के थ्रू. ठीक है. Trap elimination, crossing out options with extreme words, all, never, or options that just copy paste facts already in the passage. See, when I say crossing out options with extreme words, all, never, always, these will 9 out of 10 times not be the right answer. I'm not saying answer हो ही नहीं सकता है ये, but my first guess will not be this. ठीक. And copy paste facts already in the passage को हम हटा सकते हैं. Why? क्योंकि unstated होता है, assumption unstated होता है. अगर कोई चीज ऑलरेडी स्टेटेड है, समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी स्टेटेड कैन नॉट बी द असम्पशन. क्लियर? ओके. लेट्स टेक अ लुक एट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर.
Surveys consistently show that the best selling coffee flavor is strawberry, although those who prefer chocolate rarely order strawberry. Strawberry flavored cake then probably sells better than chocolate flavored cake. Now, when I have to answer what is an assumption, I first have to figure out what is the conclusion of the argument. क्योंकि premise और conclusion के बीच का gap bridge करेगा, है ना? तो सबसे पहले what is the conclusion? That strawberry flavored cake sells better than chocolate flavored cake. ये मेरा conclusion है. Strawberry flavored cake is selling better. So, yeah. And what is the premise given to me? Best selling toffee flavor is strawberry. सबसे अच्छा टॉफी फ्लेवर कौन सा बिक रहा है? स्ट्रॉबेरी. इस बेसिस में क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड केक ही बिकेगा. सो premise, strawberry flavored toffee is the best seller. On the basis of this, I'm saying strawberry flavored cake will sell better than chocolate flavored cake. I think you already know what the assumption is, right? Which of the following is an assumption upon which the author of the argument relies? A says because someone prefers strawberry toffee does not mean that he prefers strawberry flavored cake. If this is the case, अगर मैं बोल रहा हूँ somebody prefers strawberry toffee does not mean he prefers strawberry flavored cake, तो यार देखो ये तो उल्टा ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है जिसको टॉफी पसंद है उसको केक पसंद नहीं आएगा, बट हम तो बोल रहे हैं जिसको टॉफी पसंद है उसको केक भी पसंद आएगा. तो ये मैंने एलिमिनेट किया. चिल्ड्रन हु प्रेफर स्ट्रॉबेरी टॉफी ऑल्सो टेंड टू लाइक चॉकलेट केक. इररेलेवेंट. चॉकलेट केक पसंद है या नहीं इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड केक ज्यादा सेल होने की. Those who prefer neither strawberry nor chocolate toffee also prefers other flavors of cake. Other flavors of cake को भी eliminate कर सकते हैं. Someone who prefers strawberry toffee may still order chocolate on occasion. If this says someone who prefers strawberry may still order chocolate on occasion. But हम क्या बोल रहे हैं? Strawberry flavored cake सबसे ज़्यादा बिकेगा. हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है. ई बोलता है preference for certain toffee flavors are similar. Toffee flavors का जो preference है that is similar to preference for cake flavors. And what do we know? Best selling toffee flavor is strawberry. On this basis, I'm saying best selling cake flavor will also be strawberry. क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि preferences दोनों की same होंगी, right? This is how you find an assumption. So let's take a look at another question. Another good question, okay? If the airspace around centrally located airports were restricted to commercial airlines and only those private planes equipped with, excuse me, with radar, most of the private plane traffic would be forced to sue outlying airfields. Such a reduction in the amount of private plane traffic would reduce the risk of mid-air collisions across the centrally located airports. थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है? मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको क्या फिगर आउट करना है. सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कंक्लूजन क्या है. तो यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट द कंक्लूजन इज. लास्ट लाइन, वी जनरली थिंक द लास्ट लाइन इज द कंक्लूजन, विच इज नॉट द केस इन दिस केस. यहां पे आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट प्लेन ट्रैफिक वुड बी फोर्स्ड टू सू आउटलाइंग एयरफील्ड्स. गाइस, दिस इज माय कंक्लूजन. ठीक है, तो जो अजम्पशन होगा वो इसको सपोर्ट करेगा. कंक्लूजन बोल रहा है ज्यादातर प्राइवेट प्लेन ट्रैफिक बाहर वाले एयरफील्ड्स पे जाएंगे. क्यों जाएंगे? बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग the commercial airlines only those private planes equipped with radars. So कौन से private planes लैंड कर सकते हैं? जिनके पास रडार है. इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर private planes बाहर लैंड करेंगे. ठीक? Such a reduction in the amount of private plane traffic would reduce the risk of mid-air collisions around the centrally located airports. Conclusion drawn in the first sentence depends on which of the following assumptions. A says outlying airfields would be as convenient as centrally located airports for most pilots of private planes. Are we talking about convenience? No, we're talking about absence of radar. Radar नहीं है इसलिए बाहर लैंड करना पड़ेगा. So I can eliminate this. B says most outlying airfields are not equipped to handle commercial airline traffic. But हम commercial airline traffic की तो बात ही नहीं कर रहे.
हम तो प्राइवेट प्लेन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं. I can eliminate this as well. C says most private planes that use centrally located airports are not equipped with radar. What happens if most private planes that use centrally located airports are not equipped with radar? अगर उनके पास radar नहीं है तो they will be restricted from using the centrally located airports. Because they will be restricted, what will they have to do? They will have to land outside on the outlying airfields. Therefore, C has to be my answer. D भी देख लेते हैं. Commercial airlines are at a greater risk of becoming involved in mid-air collision than our private planes. Trick question. This talks about commercial airlines are at a greater risk of becoming involved in mid-air collisions. Mid-air collisions is not my conclusion. मेरा conclusion है that private planes will be forced to sue outlying airports. That's the idea. E says a reduction in the risk of mid-air collision would eventually lead to increase in commercial airline traffic. Probably, probably not. But is it helping my conclusion? Not at all. It's not even touching my conclusion. Another question. Okay, this is also a good question. Traditionally, decision making by managers, that is reasoned step by step, has been considered preferable to intuitive decision making. तो मैनेजर्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं we consider it to we prefer it to intuitive decision making. However, a recent study found that top managers used intuition significantly more than did most middle or lower level managers. हम क्या बोल रहे हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग इंट्यूशन है एंड दैट इज प्रेफर्ड, राइट. दिस कंफर्म्स द ऑल्टरनेटिव व्यू that intuition is actually more effective than careful methodical reasoning. So intuition is more effective than careful methodical reasoning. This is my premise. This is my conclusion. Premise given is top managers used intuition. क्या बोल रहा है मैं यहाँ पे? Top managers use intuition, इसलिए intuition is a better method. ठीक है. एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल. सो देर आर टू शेफ. देर इज अ हेड शेफ एंड देन देर इज अ शेफ हु वर्क्स अंडर द हेड शेफ. ठीक है, कोई भी मसाले लेते हैं, हेड शेफ यूजेज असली मसाले सच MDH, ठीक है, और दूसरा यूज करता है टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट. ठीक, अब एक शेफ यूज कर रहा है MDH मसाले, एक शेफ यूज कर रहा है एवरेस्ट मसाले. जस्ट बिकॉज हेड शेफ यूजिंग say head chef is using MDH, can you say MDH is better just because the head chef is using them? No. आप बोलोगे मसाला वो बेटर है जिसका खाना अच्छा बन रहा है. So if the head chef is making better food, MDH is better. If the sous chef is making better food, Everest is better. So just because someone at a higher level is doing something does not make it better unless what he or she is doing is better. आप समझ रहे हो? तो यहां पे भी टॉप मैनेजर का डिसीजन, टॉप मैनेजर का मेथड तभी अच्छा होगा जब टॉप मैनेजर के डिसीजंस भी अच्छे होंगे. गेट द आइडिया? आई थिंक वीव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन. द कंक्लूजन above is based on which of the following assumptions? A says methodical step-by-step reasoning is inappropriate for making real-life management decisions. Guys, we are not saying it's inappropriate. We are only comparing this to another method of decision making. Top managers have the ability to use either intuitive reasoning or methodical step-by-step reasoning in making decisions. ठीक है, but this still doesn't tell me why intuition is more effective. Now, again, see, what I'm saying is intuition can be more effective if the decisions made by manager are better, top managers. The decision made by middle and lower level managers can be made easily by using methodical reasoning as by using intuitive reasoning. Still does not help my conclusion. D says top managers use intuitive reasoning in making the majority of their decisions. ठीक है, but how does it make it better? E says top managers are more effective at decision making than middle or lower level managers. तो अगर वो ज़्यादा effective हैं at decision making, because they are more effective at decision making, can we say that their method is better than the others?
क्योंकि उनके डिसीजंस बेटर हैं, ऑन दिस बेसिस हम बोल सकते हैं कि उनका डिसीजन मेकिंग मेथड इज बेटर. ठीक है? Right. So we'll stop right here as far as assumption is concerned. I hope you've got some idea कि assumption question कैसे करते हैं. Mind you, it always bridges the gap between the premise and the conclusion, and it will never be stated. Until next time, this is Nehil. Take care of yourselves. See you later.